हाल ही में भारत की सांस्कृतिक पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ऐतिहासिक फैसले ने हमारी भाषाई विरासत को एक नया मोड़ दिया है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसका असल में मतलब क्या है। 11। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये नंबर अब भारत की शास्त्रीय भाषाओं की नई कहानी कहता है। लेकिन आपको पता है, कुछ ही वक्त पहले तक ये संख्या सिर्फ 6 थी। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर समझेंगे कि भाई ये शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है और वो कौन से मानदंड हैं जिनके आधार पर ये तय होता है। हम भारत के सभी 11 भाषाई रत्नों से मिलेंगे और देखेंगे कि ये प्रतिष्ठित दर्जा उनके भविष्य को कैसे संवारता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी भाषाई दुनिया में, कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी। तारीख थी 3 अक्टूबर 2024। ये डेट समझ लीजिए भारत के भाषाई इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी दिन सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और 5 नई भाषाओं को, जी हाँ 5, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। ये वाकई एक गेम चेंजर था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस क्लासिकल दर्जे का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक टैग तो नहीं है, है ना? आखिर कौन सी बात किसी भाषा को क्लासिकल बना देती है? और ये इतना बड़ा सम्मान क्यों है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई टाइटल या खिताब नहीं है, ये एक तरह का सम्मान है। किसी भाषा की हजारों साल पुरानी साहित्यिक विरासत, उसकी परंपराओं और हमारी संस्कृति पर उसके गहरे असर को मान्यता देना है। मतलब हम अपनी जड़ों को सलाम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सम्मान पाने के लिए कुछ शर्तें भी होंगी। मतलब ये दर्जा हर किसी भाषा को तो नहीं मिल सकता। तो आखिर वो क्या क्राइटेरिया है, वो कौन से नियम हैं जो संस्कृति मंत्रालय ने तय किए हैं, जिन्हें पार करके ही कोई भाषा इस लिस्ट में शामिल हो सकती है? तो देखिए, इसके लिए 4 मुख्य पैमाने हैं। पहला है प्राचीनता, मतलब उस भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, जिसके लिखित सबूत हों। दूसरा है साहित्यिक विरासत, उस भाषा में बहुत सारा प्राचीन साहित्य होना चाहिए जिसे लोग एक कीमती धरोहर मानते हों। तीसरा है मौलिकता, उसकी जो साहित्यिक परंपरा है वो उसकी अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरी भाषा से ली हुई नहीं। और चौथा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भाषा का जो क्लासिकल रूप है वो उसके आज के मॉडर्न रूप से अलग हो सकता है। ये दिखाता है कि भाषा ने वक्त के साथ कितना लंबा सफर तय किया है। तो इन सब कड़े पैमानों पर खरा उतरने के बाद अब हमारे देश में कुल 11 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। चलिए एक एक करके इन सभी से मिलते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 2004 में, जब तमिल को ये दर्जा मिला। फिर 2005 में संस्कृत को, 2008 में एक साथ 2 भाषाओं को ये सम्मान मिला, कन्नड़ और तेलुगु। फिर 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया। और फिर एक लंबा इंतजार, और अब 2024 में, मतलब पहली घोषणा के ठीक 20 साल बाद, एक साथ 5 नई भाषाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये है पूरी लिस्ट, 11 भाषाएं। और यहाँ एक खास बात देखिए, इसमें द्रविडियन और इंडो यूरोपियन दोनों भाषा परिवारों का एक खूबसूरत संगम है। ये भारत की भाषाई विविधता का कितना सटीक नज़ारा है ना? उत्तर से दक्षिण तक हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। अब जरा जो नई भाषाएं जुड़ी हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं मराठी से। इसकी जड़ें 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, जो सीधे महाराष्ट्री प्राकृत से जुड़ी हुई हैं। फिर है पाली। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तो हम सब जानते हैं। ये वही भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे और जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में आज भी सुरक्षित है। इसके बाद है प्राकृत। इसे प्राचीन भारत में आम लोगों की भाषा माना जाता था। रोजमर्रा की बातचीत इसी में होती थी। भगवान महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत में ही दिए थे। और आज की कई भारतीय भाषाओं की जड़ें प्राकृत में ही मिलती हैं। अब बात असमिया की। इसके सबसे पुराने साहित्यिक सबूत हमें 8वीं सदी के चर्यापद में मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ गीत हैं जो इस भाषा की प्राचीनता का प्रमाण देते हैं। और आखिर में बांग्ला, एक ऐसी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय पहचान में गहरे तक बसी हुई है। हमारा राष्ट्रगान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम दोनों ही इसी खूबसूरत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये सब तो हो गया, दर्जा मिल गया, लिस्ट भी देख ली, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस दर्जे का असल में फ़ायदा क्या होता है? इसका ज़मीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये जो क्लासिकल का टैग है, इससे इन भाषाओं के भविष्य के लिए कौन-कौन से नए रास्ते खुलते हैं? तो देखिए, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, इसके साथ कई ठोस फायदे भी जुड़े हैं। इन भाषाओं के विद्वानों के लिए 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की जाती है। इनकी पढ़ाई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज में इनके लिए स्पेशल चेयर्स यानी पद बनाए जाते हैं। रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन के लिए अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। और तो और इन भाषाओं के महान ग्रंथों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी करवाया जाता है। मतलब हर तरह से इनकी संरक्षण और विकास के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री का ये मंत्र, विरासत भी विकास भी, इस पूरी पहल के पीछे की सोच को बखूबी बयां करता है। ये अपने अतीत का सम्मान करने और उसी विरासत की नींव पर एक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम ज्ञान के इस विशाल खजाने का इस्तेमाल अपने आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे।